डेवलपमेंट है, मतलब डिवाइस कैसे डेवलप करते हैं, हार्ट अटैक कैसे होता है, इसको प्रेडिक्ट कैसे किया जाता है, ये सारा टॉपिक। अब मानो मैंने एक रिसर्च आर्टिकल ढूंढा कि टुवर्ड्स अ सोल्यूशन फॉर कैंसरस सेल, तो इस टॉपिक का कोई मीनिंग नहीं है हमारे काम के ऊपर, क्योंकि वो लोग काम के वो आर्टिकल में कैंसर सेल के लिए लिखा गया है, और लेकिन हम तो काम कर रहे हैं हार्ट अटैक के ऊपर। तो ये टाइटल से मेरे को पहले फर्स्ट आई नीड टू आइडेंटिफाई कि व्हाट इज माय टॉपिक एंड whether this topic my topic is relevant to this article or not। तो मेरे को पहले ये सॉर्ट आउट करना है कि टाइटल पढ़ के कि ये टाइटल जो है ये मेरे टॉपिक के साथ मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा। अगर कर रहा है देन सॉर्ट आउट, अगर नहीं कर रहा है तो उसको छोड़, पढ़ना नहीं। पहला ये। नेक्स्ट है टाइटल के नीचे जो मैंने एब्स्ट्रैक्ट सेक्शन दिखाया, उस एब्स्ट्रैक्ट सेक्शन को पढ़ो और एब्स्ट्रैक्ट सेक्शन को समझने की कोशिश करो। समझने की कोशिश मतलब कि एब्स्ट्रैक्ट सेक्शन में होता क्या है कि पूरा की पूरा उस आर्टिकल में जो उसने लिखाया लिख के रखा, वो 100 पेज की भी हो, उसका एक छोटा सा ब्रीफ जो है वो एब्स्ट्रैक्ट में बताया जाता है। तो एब्स्ट्रैक्ट पढ़ के आपको समझना है कि वेदर ये एब्स्ट्रैक्ट जो है वो आपकी रिसर्च काम वर्क के रिलेटेड है कि नहीं। तो ये कैसे समझोगे, एक एग्जांपल मैं देता हूँ। वही सेम कि हम हार्ट अटैक के ऊपर या कार्डियक अटैक के ऊपर काम कर रहे हैं, तो मान लो एक कार्डियक अटैक के ऊपर ही पेपर है, लेकिन उस पेपर में ये बताया जाता है कि हार्ट की मान लो बाईपास सर्जरी कैसे होगा, ठीक है। तो उस पेपर को लेकर मुझको कोई भी उतना ज्यादा जानकारी नहीं चाहिए, ठीक। जहां पे हमको देखना है कि कैसे हार्ट अटैक होता है, उस टाइप की पेपर हमको ज्यादा जानकारी चाहिए। तो एब्स्ट्रैक्ट सेक्शन पढ़ के मेरे को ये समझना पड़ेगा कि इसमें पेपर क्या रिलेवेंट है कि नहीं। जैसे एब्स्ट्रैक्ट पढ़ लिया उसके बाद हमको पूरा पेपर को एक बार जस्ट स्किम करना, देखना है कि जहां जहां जो भी टॉपिक वहां पे हेडर्स में टाइटल में लिखा गया, जो भी हेडर में लिखा गया, जितने सारे फिगर्स टेबल्स का दिया हुआ है, उसका पैटर्न क्या है, क्या हो हम उसको कभी सुने हैं, कभी देखे हैं। जो नहीं देखे हैं वो अननोन वर्ड्स, फ्रेजेस, ग्राफ, फिगर्स उसको अंडरलाइन करो और फिर आप डिफरेंट वोकैबुलरी यूज करके इसको समझने की कोशिश करो। तो जैसे आपको सारे के सारे अननोन वर्ड्स समझने की कोशिश स्टार्ट करोगे तो दो तीन चीज का एक्टिविटी करना। एक है आप कोई भी डिक्शनरी यूज कर सकते हो उस चीज को समझने के लिए, या उसके बगल में देखना कोई भी एक रेफरेंस और साइटेशन दिया होता है, जिसके थ्रू वो रेफरेंस पेपर में उस पर्टिकुलर टॉपिक या वर्ड के बारे में या फ्रेज के बारे में डिटेल में बताना। तो आप उसके थ्रू भी और नेक्स्ट आर्टिकल में आप पढ़ के समझ सकते। तो ऐसे करके आपको एक पेपर से में सारे के सारे चीज आइडेंटिफाई करना है और उसको समझना है। जैसे आप इसको थोड़ा सा समझ गए, जस्ट इसको देखना है और आइडेंटिफाई करके रखो। फिर आप इंट्रोडक्शन पढ़ो। इंट्रोडक्शन में आपको लास्ट पैराग्राफ पढ़ना है पहले, क्योंकि लास्ट पैराग्राफ में आपको डिटेल में बताया जाता है कि इस पेपर में कैसा कैसा काम किया, क्या क्या रिसर्च प्रॉब्लम पे काम किया और क्या क्या उसका मतलब स्ट्रक्चर है पूरा पेपर की। और उसके ऊपर जो इंट्रोडक्शन सेक्शन की बाकी जो पैराग्राफ्स है वहां पे आपको जनरलाइज व्यू बताया जाएगा, जैसे हार्ट अटैक क्या है, कैसे होता है, ये सारा। तो आपको ये सारा चीज ध्यान से पढ़ना। उसके बाद आपको रिजल्ट सेक्शन में जाना है। रिजल्ट सेक्शन में जाके आपको देखना है कि इन लोगों ने जो जो रिजल्ट डिमांड किया या फिर डिक्लेयर किया, क्या वो रिजल्ट कैसे बना है और रिजल्ट क्या है, और उस रिजल्ट के साथ आपकी जो थ्योरी है या आपकी जो नॉलेज है वो मैच करता है। इनिशियली कोई भी विदाउट नॉलेज आपको समझ में नहीं आएगा कि रिजल्ट सेक्शन में जो हुआ है वो सही है कि गलत है। लेकिन हाँ, वहाँ पे डिस्कशन बोल के एक सेक्शन होता है जहाँ पे आपको रिजल्ट डिस्कशन बताया जाता है और वहां से आपको थोड़ा बहुत समझ आ जाए। आपको ये भी पढ़ना। मेथड सेक्शन कैसे ये रिजल्ट आया इसको मैं इन जनरल अवॉइड करने बोलता हूँ, क्योंकि जैसे आप इसको पढ़ने जाओगे तो आपको दिमाग में यही मेथड रहेगा, तो आपके दिमाग में कोई नया चीज आएगा नहीं कि हाउ टू सॉल्व। तो ये होता है कि पढ़ना। और पढ़ने के बाद आपको क्या लिखना है, रिसर्च पेपर। तो मैं यहाँ पर रिसर्च पेपर नहीं बोलूंगा, मैं इसको ऐसे टाइप की बोलूंगा कि आप लोगों ने बचपन में बहुत सारे ऐसे लिखे हो, 3 क्वेश्चन, आंसरिंग क्वेश्चन, कोई एक टॉपिक के ऊपर एक पैराग्राफ या 2 पैराग्राफ, ऐसे बहुत सारे
यहाँ पे भी आपको उस टाइप की लिखना पड़ेगा। उसका कुछ क्वालिटी मैं आपको बता देता हूँ। एक होता है कोहेरेंस, कि आपको हमेशा नेसेसरी इंफॉर्मेशन हर एक सेक्शन में इंक्लूड करना है, कि ऐसा नहीं है कि कोई सेक्शन आपने अननेसेसरी इंफॉर्मेशन के लिए डाल। दूसरा जो है, कभी भी यूजफुल इंफॉर्मेशन को बार बार रिपीट मत करो जब जब तक ये बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है। फिर ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन में आपको एक मेथड हम रिसर्चर्स हमेशा फॉलो करते हैं, उसको हम बोलते हैं IMRT। पहले इंट्रोडक्शन लिखा जाता है, उसके बाद उसका मेथड लिखा जाता है, फिर रिजल्ट, फिर डिस्कशन एंड कंक्लूजन, या फिर कोई भी जानना लिया तो उसका सेक्शन आ जाता है। तो यूजुअली आपको IMRT फॉर्मेट में ही लिखना पड़ता है। पुट द राइट वर्ड इन राइट प्लेस, ये आपको हमेशा रखना पड़ेगा, अदरवाइज आपका लिखना जो होता है वो पैटर्न खराब हो जाता है। तो आपको हमेशा समझना ये होता है कि आप जब भी कोई भी चीज लिख रहे हो, उसका सही जगह में उसको सही लिखना पड़ता है। नेक्स्ट होता है आपका रेलेवेंट। आप जिस टॉपिक के ऊपर लिख रहे हो, आप जिस प्रॉब्लम के ऊपर काम कर रहे हो, हमेशा उसके ऊपर ही आपका लिखना जो है वो फोकस रहना चाहिए। और जो डेटा है, आप हर एक सेक्शन में 4000 वर्ड्स की अगर लिख रहे हो तो 3 से 5 रिजल्ट ही आपको देना है, ज्यादा रिजल्ट आपको देने की जरूरत नहीं है, नहीं तो ये अननेसेसरली बहुत ज्यादा रिजल्ट के थ्रू पेपर को एनोट कर देगा। आपको हर चीज क्लैरिटी, मतलब लिखने जो होता है तो आपको क्लैरिटी चाहिए कि आपको क्या, आप क्या लिख रहे हो, और आपको ये समझना है कि जो पढ़ेगा उसको तक समझ में आए। इसलिए आपको हर एक पेज, हर एक लाइन के साथ दूसरे लाइन का रिलेवेंस रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि इस लाइन, एक लाइन पैराग्राफ आप लिख रहे हो कि हार्ट अटैक के ऊपर दूसरा पैराग्राफ आप लिख रहे हो, फिर डिवाइस के ऊपर तीसरा पैराग्राफ आप फिर से हार्ट अटैक, ऐसा नहीं है। एक कंटिन्यूटी मेंटेन करना पड़ेगा हर एक पैराग्राफ, हर एक सेंटेंस के साथ। ऐसे करके आपको क्लैरिटी रखना पड़ेगा। हम जानते हैं कि हम नॉन स्पीकिंग कंट्री में, नॉन इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में है, तो इंग्लिश का ध्यान थोड़ा सा रखना पड़ेगा हमको, ताकि हम प्रॉपर ग्रामर, फ्रेजिंग, ये सारा चीज हमको रखना पड़ेगा पेपर लिखने। तो लिखने के टाइम में आपको कुछ क्वेश्चंस जो है आप अपने दिमाग में उसका आंसर रख के रखना। पहला क्वेश्चन ये आता है कि विच ग्रुप ऑफ पीपल डू आई वांट टू टारगेट अबाउट। जैसे मैं हार्ट अटैक की बात की, तो हार्ट अटैक इंडिया में रेट बहुत ज्यादा है, तो आपकी टारगेट पीपल है हर एक इंडियन। लेकिन अगर आप मान लो कि आप पर्टिकुलर कुछ डिवाइस बना रहे हो जो कि हैंडीकैप के लिए या फिर फिजिकली इनके लिए काम आ सकता है, तो आपकी टारगेट जो है वो इस टाइप की, जो हमारे दिव्यांग है उनके लिए काम। So, so you need to identify what kind of people you are targeting for your company. Next step is what specifically is the gap in the knowledge, कि आपकी नॉलेज जो है मतलब नॉलेज में कौन सा गैप आप आइडेंटिफाई करना चाहते हो और उस गैप में है क्या। नेक्स्ट है व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइंडिंग आई वांट टू कम्युनिकेट, मतलब आप एग्जैक्टली क्या लिखना चाहते हो, क्या इंपॉर्टेंट आप फाइंडिंग या सोल्यूशन दिए। What information or background will my reader need to understand why my study and my result are important। मतलब आपको ये समझना पड़ेगा कि आप ये जो इंफॉर्मेशन दे रहे हो या फिर जो आप ऐसे लिख रहे हो, क्या बैकग्राउंड आप दे रहे हो, और आपके रीडर मतलब हम लोग जो है हमको क्या समझना है, क्या पढ़ना है, और आपकी कौन सा रिजल्ट में इम्पोर्टेंट, ये आपको पेपर आपकी राइट अप में क्लियर हो। कौन सा टेबल या फिगर आप यूज कर रहे हो और उसका रिलेवेंसी है कि नहीं, और टेबल फिगर आप जो यूज कर रहे हो वो समझ में आ रहा है कि नहीं, वो आपको जरूरत है। दीज आर काइंड ऑफ थिंग। उसके बाद मैं एक पेपर की स्ट्रक्चर दे रहा हूँ, ये ज्यादा जानने की मतलब आपकी पेपर आप नहीं लिख रहे हो तो जस्ट आप समझ लो। जैसे मैंने बताया कि IMRT रूल होता है, आई मतलब इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन में व्हाट इज नोन, देन व्हाट इज अननोन, हाउ एंड व्हाई शुड वी फिल द गैप, ये सारा चीज होता है। मेथड में होता है व्हाट डिड यू
डू, मतलब आपने क्या किए हो, फिर आपका रिजल्ट सेक्शन आता है कि आपका रिजल्ट क्या मिला है, फिर आपका डिस्कशन सेक्शन आता है कि व्हाट काइंड ऑफ रिजल्ट एंड फाइंडिंग यू, एंड देन आपका कंक्लूजन सेक्शन। तो ये होता है आरएनआरटी जो हमने एक पेपर में हम इंडिविजुअली फॉलो करते हैं। तो इसके बाद हम एक चीज और कहना चाहते हैं कि देखो काम करने में, ये पढ़ाई करने में आपको बहुत सारे डिमोटिवेशन फैक्टर्स आ सकता है। तो ये तो आरडीसी वाले ने बोल दिया, आईआईटी वाले ने बोल दिया, क्या करना ये करके क्या फायदा, मेरे को कुछ फायदा नहीं है, ऐसे बहुत सारे आपके दिमाग में आ सकते हैं। लेकिन आपको हमेशा जो चीज मेरे को मोटिवेट करता है, और मैं आई एम श्योर कि आप लोगों को और भी ज्यादा मोटिवेट करेगा, कि आप इंडिया में, भारत में पढ़ाई कर रहे हो। हमारे यहाँ पे जो पढ़ाई होता है एक्सपेंसिव नहीं होता है, हम लोगों को सब्सिडी दिया जाता है पढ़ाई में, इसलिए हमारे ट्यूशन फीस से लेकर हर चीज का ये मतलब कम है। तो हम इंडिया में पढ़ाई करते हैं, हम इंडिया में पैदा हुआ है, हम भारत में बड़े हुए, तो हम पढ़ाई भी यहाँ पे कर रहे हैं, तो हमको जो भी करना है हम भारत में रहते यही करें। हाँ, ऐसा नहीं कि हम बाहर की दुनिया के साथ बात करना बंद कर दे, कोलैबोरेशन करना बंद, ऐसा नहीं है। लेकिन हमको जो देखो, हमारे यहाँ पे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हम बनाते हैं बाहर देशों में जाके, और वहां पे वो लोग वही प्रोडक्ट हमारे इंडिया में आके बेचते हैं, और हमको ज्यादा महंगा उसको खरीदना पड़ता है। इससे बेटर है हम इंडिया में उसको इनोवेट करें, इंडिया में उस प्रोडक्ट को बनाए, इंडिया में बेचे, तो हमको बहुत सस्ते में पड़ेगा। अब मैं अगर अभी अभी के कारण पैंडेमिक सिचुएशन की बात करूं, इंडिया की जो अगर आप देखोगे कि ये वैक्सीन से लेके, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर से लेके, मास्क से लेके, सैनिटाइजर से लेके, इतने सारे इंडियंस ने इतने सारे योगदान किया है। बहुत सारे आईटी का भी काम है, बहुत सारे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट का भी काम है, गवर्नमेंट मिनिस्ट्री का भी काम है, तो बहुत सारी चीज हमको सस्ते में मिल रहा है। अगर यही चीज हम बाहर से अगर ले आते खरीदते तो हमको बहुत महंगा पड़ता। तो यही चीज हम इंडिया में पढ़ाई कर रहे हैं, इंडिया के भारत के लिए काम करेंगे, भारत में काम करेंगे, और यहाँ से इनोवेट करेंगे, तब जाके हमारा देश बने। तो हमारे देश बनने के लिए सबसे बड़ा योगदान हमको खुद अपने हाथ में रखना है, ताकि हम अपने आप को नया नया चीज इनोवेट करके हमारे देश को ये करें। और मैं देश वो मतलब इसको बहुत बड़ी चीज समझता नहीं, मैं छोटी चीज समझता हूँ। अगर मैं अपने आप को चेंज करूँ, और मैं चेंज करने के बाद अगर मैं अपने चारों तरफ की 10 लोगों को चेंज करूं, और उन 10 लोगों से और भी 10 लोगों का चेंज हो जाए, तो ऐसे करते करते पूरा हमारे सोसाइटी की। तो मैं इस हिसाब से हमेशा अपने आप को मोटिवेट करता हूँ कि मैं जो योगदान कर रहा हूँ, मैं जो काम कर रहा हूँ, मेरा जो रिसर्च है, मेरा जो पढ़ाई है, मेरा जो स्टडी है, सारे के सारे चीज ऐसे ही सब लोगों के काम आए। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अब स्टेप मैं कुछ बताता हूँ। आप एक ईवम इनोवेटर हो, जैसे मैंने पहले ये चीज आपको बताया कि आपको इसके ऊपर काम करना है, रिन्यूएबल एनर्जी, एग्रीटेक बायोटेक। हमारे यहाँ एक मेंटर रहेंगे डॉक्टर मोहित वर्मा, डॉक्टर अनिल कुमार सिंह बंकोटी। दे आर कॉन्टेंट, मतलब सबसे ज्यादा आप लोगों के साथ इंटच रहेंगे। उसके साथ हमारे और भी 5 स्टाफ मेंटर रहेंगे, तो डॉक्टर अनिमेक रे, ऐसे बहुत सारे मतलब लोग रहेंगे आपके मेंटर, जो इंडस्ट्री का भी एक्सपीरियंस है, एकेडमिक का भी एक्सपीरियंस है, जिनका पीएचडी पोस्ट डॉक, कुछ लोगों का बहुत अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूशन इंडियन इंस्टीट्यूशन में है, कुछ लोगों का बाहर अब्रॉड में है। तो ऐसे बहुत सारे टैलेंटेड लोग जो है वो आपके साथ रहेंगे, और आपको पूरा के पूरा इसका जानकारी देंगे कि कैसे कैसे क्या करना। तो इसमें आपको क्या करना है कि यू हैव टू फाइंड आउट अ प्रॉब्लम। अगर आप एक प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करोगे, या फिर आप एक टॉपिक आइडेंटिफाई करोगे। ये टॉपिक या प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करने के बाद आप अपने दोस्तों से बात करोगे जो जो इस प्रोजेक्ट में सिलेक्टेड है, और वो सारे दोस्तों मिलकर हर एक ग्रुप, एक एक ग्रुप बनाओगे। हर एक ग्रुप में 4 से 5 लोग रहना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं है। कम होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन होना चाहिए। ये ग्रुप मिलके एक पर्टिकुलर टॉपिक आइडेंटिफाई, जैसे आप पर्टिकुलर एक टॉपिक आइडेंटिफाई करोगे, और उस पर्टिकुलर
टॉपिक आइडेंटिफाई करने के बाद आप सब मिलकर जो ग्रुप बनाओगे तो आप मोहित सर को या फिर अनिल सर को का इंफॉर्मेशन दोगे और उस टॉपिक के नाम भी बताओगे कि सर मैं ये टॉपिक हमने ये टॉपिक आइडेंटिफाई किया और ये लोग हमारे ग्रुप में काम करेंगे। एक बार आपका ग्रुप बन गया तो उसके बाद आप चेंज नहीं कर पाओगे क्योंकि वी विल नॉट अलाउ। तो इससे पहले आप लोग अच्छे से अपने बीच बात कर लेना, बात करके अपना ग्रुप आइडेंटिफाई कर लेना। ठीक है, ये हो गया नंबर। आपका टॉपिक जैसे आइडेंटिफाई हो जाएगा तो आप उस टॉपिक के ऊपर एक 200 to 500 वर्ड्स की आप एक राइटअप लिखोगे एज ए ग्रुप। मतलब ऐसा नहीं है कि आपके 5 बंदे को, जो 5 लोग है, 5 लोगों को 5 लिखना है, नहीं लिखना है, आपको एक लिखना है। और एक जो लिखे हो वो लिख के आपको अपने एस्पिरेशन अकाउंट जहां से आप ज्वाइन किए हो वहां पे आपका देखोगे, आप असाइनमेंट बोल के एक मेनू दिखेगा, वहां से आपको ये अपलोड कर देना। आप क्वेश्चन आएगा सर मेरा तो 5 दोस्तों है, तो 5 दोस्तों के पास 5 एस्पिरेशन अकाउंट है, 5 एस्पिरेशन अकाउंट में मैं किसका अपलोड करूँ? सबका सेम पेपर रहेगा, सेम चीज रहेगा, आप 5 मिनट से कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, मतलब इंडिविजुअली आप अपलोड कर दो, कोई दिक्कत नहीं। हमने क्या करूंगा, हम वो 5 में से कोई भी एक का डाउनलोड करके तो चेक कर, क्योंकि हमारे पास ग्रुप का ऑलरेडी मैसेज आ जाएगा, उससे पहले तुम लोग भेज दोगे मोहित सर को या नहीं सर। तो ये है आपका नेक्स्ट 200 to 500 वर्ड्स की एक ए से उस टॉपिक के ऊपर लिखने के बाद आपको सारे के सारे स्क्रीनिंग होगा कि कैसे कैसे उस टॉपिक में अगर आपको और भी एक्सटेंड करना है कि नहीं करना है कि कैसे करना है, ये हम नेक्स्ट स्टेप में आपको दिखाएंगे कि उसके ऊपर आपको मेंटरिंग होगा कि हाँ आप अच्छे तुम लोगों ने ये टॉपिक आइडेंटिफाई कर लिया, उसके ऊपर ये नॉलेज गैदर कर लिया। फिर आपको रिसर्च की तरफ और भी कैसे लिटरेचर सर्वे पर्टिकुलर डोमेन पे किया जाता है वो आपको सिखाया जाएगा। आपको मेंटर के ऊपर आपको काम करना है। जैसे आपका मेंटर इसके ऊपर काम करेंगे तो आपको नेक्स्ट स्टेप में एक प्रोटोटाइपिंग आइडिया या प्रॉब्लम सोल्यूशन देना है। तो वो सोल्यूशन आपको या जब बोर्ड आपसे पूछा जाएगा, एग्जैक्ट टाइम आपको देके आपको पूछा जाएगा। फिर वहां से हम 30 प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करेंगे, टॉप 30 ग्रुप को, नॉट प्रोजेक्ट, टॉप 30 प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करेंगे। और ये जो टॉप 30 प्रोजेक्ट रहेगा वहां से हम उसको आगे ले जाएंगे और बाकी बच्चों के लिए और भी एक बहुत ये दे रहा हूँ हम करियर लॉन्चर की तरफ से। हमारे यहाँ पे एक पीटीपी आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट एक टेस्ट होता है, जहाँ से आपको समझ में आएगा कि आप अभी मार्केट रेडी हो कि नहीं, आपकी जॉब के लिए आप किस टाइप की आपको ये होगा, उसका एक टेस्ट होगा। वो टेस्ट आप फ्रीली एक्सेस कर सकते हो। इन जनरल इसका बहुत प्राइसिंग होता है, बट एज अ बीइंग अ पार्टनर वी आर गिविंग यू। तो ये हम मंथ एंड में या फिर जुलाई के फर्स्ट वीक में आपको ये पीडीपी जोन आपके एस्पिरेशन अकाउंट में हम अलाउ कर देंगे, ताकि वहां से आप वो टेस्ट कर सकते हो और अपने आपको कौन सी जगह में देख सकते हो वो अपने आपको रिजल्ट वहां से मिल जाएंगे। तो ये हो गया। जो लोग टॉप 30 प्रोजेक्ट में सिलेक्ट होंगे उन लोगों को और भी मेंटरिंग सेशंस दिए जाएंगे, ताकि वो एक प्रोटोटाइप की सोल्यूशन दे पाए और उस प्रोटोटाइप की सोल्यूशन को अलोंग विद द बिजनेस मॉडल हम सबमिट कर सकते हैं। जैसे हम उसको सबमिट करेंगे तो वहां से टॉप 10 प्रोजेक्ट को आपका सिलेक्शन किया जाएगा और टॉप 10 प्रोजेक्ट को और भी रिगोरियस मेंटरिंग के थ्रू और आपको आईआईटी कानपुर के थ्रू और भी बहुत सारे थ्रू वहां से आपको एक प्रोटोटाइप डेवलपमेंट करना पड़ेगा। और फिर आपको ये सबमिट करने के बाद आप टॉप 5 प्रोजेक्ट को वहां से फाइनल में चूज। तो ये हो गया आपका पूरा स्टेज। तो इस स्टेज में आपको अभी जैसे मैंने बताया कि 200 to 500 वर्ड की एक राइटअप आपको नेक्स्ट 7 दिन में सबमिट करना पड़ेगा। और ये ग्रुप बना के आप सबमिट करोगे और ग्रुप का नाम आप दे देना, आपके कॉलेज के नाम के साथ आप मोहित सर या अनिल सर को आप दे दो। और फिर उसके बाद नेक्स्ट 7 दिन में आप 200 से 500 वर्ड उस टॉपिक के ऊपर लेंगे। तो ये टॉपिक नेम जैसे आप दोगे, जब तक मेंटर अप्रूव नहीं करेगा उस टॉपिक को तो आप उसमें काम नहीं करोगे। तो मेंटर आपका मोहित सर या फिर अनिल सर से आप पहले अप्रूव करवा लेना। जब मोहित सर और अनिल सर वो टॉपिक देखेंगे, उसको वेरीफाई करेंगे और फिर उसको अप्रूव करेंगे। उसके बाद आप 7 दिन में ये
200 से 500 वर्ड आप सबमिट करें। तो यहाँ से मैं खत्म करता हूँ। अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन होगा रिलेटेड टू दिस या फिर कोई डाउट है, यू कैन आस्क मी ऑन अ चैट बॉक्स। मैं देखता हूँ चैट बॉक्स देख देख करके। ग्रुप सपनील ने पूछा ग्रुप बनना कंपलसरी है। हाँ, ग्रुप बनना कंपलसरी है, क्योंकि नहीं तो 1200 बच्चे का 1200 ग्रुप बन जाएगा और 1200 ग्रुप मतलब काम करना मुश्किल होगा। लेकिन मिनिमम 5 लोगों को होना चाहिए, ऐसा कोई नहीं है। तो 2 बच्चे मिलकर भी ग्रुप बना सकते हो। अगर आपके पास कोई बच्चा नहीं है तो आपको बहुत एक्सेप्शनल केस में हम इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। Sir, please tell why you need to write in summary form first, not in research format after screening by mentor. We have to write in research format. हाँ नुपुर, आई था। आपका क्वेश्चन जो था कि आपको अभी we need to write in summary form first. Yes, आपको रिसर्च फॉर्मेट में लिखने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि सब लोगों को रिसर्च फॉर्मेट में लिखना आता नहीं, ठीक है। इसलिए हम समरी फॉर्मेट में मांगते हैं ताकि आपको और भी आगे जाके गाइडेंस मिले। और जैसे जैसे आपको गाइडेंस मिलेंगे और सब लोगों को रिसर्च पेपर फॉर्मेट में लिखने की ये हो जाएंगे, तभी सब लोग लिख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ पे कोई हार्ड एंड सोल्ड रूल है जहाँ पे आपको ये मिल जाएंगे क्या बोलते हैं आप रिसर्च फॉर्मेट। तो अभी अगर आप चाहो तो भी रिसर्च पेपर फॉर्मेट में लिख सकते हो, हमको कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, स्वप्निल सर मेरे कॉलेज से कोई नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर आप अकेले कर सकते हो। लेकिन हमको जितना पता है कि हर एक कॉलेज से है। अच्छा नीलेश सर, ग्रुप में डिफरेंट कॉलेज की स्टूडेंट हो सकता है? नहीं। अमीश, group will be made out of selected candidate only. Yes, जो सिलेक्टेड नहीं है वो लोग इस ग्रुप में नहीं रहते। सर ग्रुप कैसे बनाएंगे अगर कॉलेज का कोई ना हो रैक सिलेक्टेड बैच में? रैक सिलेक्टेड हर एक कॉलेज की रैक सिलेक्टेड बैच में बच्चे हैं, ठीक है। तो हर एक कॉलेज से IIT लखनऊ, ट्रिपल IIT लखनऊ छोड़ के बाकी हर कॉलेज में बहुत सारे बच्चे हैं। तो आप अपने सारे बच्चे को ढूंढ लो, अपने फैकल्टी मेंटर से एक बार कांटेक्ट कर लो, वो आपको बता देंगे कि आपके कॉलेज में कौन सा लोग है। मोहित, पैनलिस्ट में नहीं, आप आंसर करो और पैनलिस्ट एंड ऑल अटेंड। धीरज का क्वेश्चन ये है कि सर ग्रुप में IK कॉलेज के स्टूडेंट होंगे क्या? IK कॉलेज मतलब मेरे को पता नहीं है। REC इनोवेटर इंक्यूबेटर जो वेबसाइट है वहां पे सारे के सारे कॉलेज का नाम दिया गया है, आप वहां पे देख सकते हो। बट IK कॉलेज इज नॉट। तो वहां के बच्चे जो कॉलेज है सिर्फ यहाँ पे वही बच्चे यहाँ पे काम करते हैं। आई वॉन्ट टू आस्क राजनंदिनी शंकर, आई वॉन्ट टू आस्क that in defense there are many problems and there is need। डिफेंस में भी अगर आप काम करना चाहते हो हमको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यू हैव टू मैप इट आइदर इट विथ रिन्यूएबल एनर्जी और एग्री और बाय। तो मेरे हिसाब से अगर आप कोई भी एक एरिया में आप मैप करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, अदरवाइज वी विल नॉट एक्सेप्टिंग द प्रपोजल। सर इसमें क्या क्या इंक्लूडेड करना है? इसमें आपको प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना है, उस प्रॉब्लम के ऊपर आपको लिखना है। मतलब पहले मान लो मैं जैसे बोल रहा था कि हार्ट अटैक जो है, तो आपको पूरा हार्ट अटैक के ऊपर एक सिनेरियो लिखना है आपके खुद की वर्ड्स में, ताकि आप कॉपी पेस्ट ना करो। कॉपी पेस्ट करने से हम पकड़ लेते हैं, तो कॉपी पेस्ट मत करना कहीं से भी, कोई भी वेबसाइट में अपनी वर्ड्स में लिखना। तो टॉपिक के ऊपर लिखना, फिर आप प्रॉब्लम स्टेटमेंट, क्या प्रॉब्लम स्टेटमेंट सॉल्व करना चाहते हो उसके ऊपर लिखना है। शिवम का क्वेश्चन है हाउ कैन वी कम्युनिकेट फॉर ग्रुप फॉर्मेशन? देखो आप एक बार अपने फैकल्टी मेंटर से कांटेक्ट कर लो। फैकल्टी मेंटर आपको बता देंगे कि आपके ग्रुप कौन सा लोग आपके मतलब आपके कॉलेज में सिलेक्ट हुआ है। वहां से आप अपने दोस्तों से मिला के ग्रुप बना लो, और फिर ग्रुप के अंदर अगर कम्युनिकेट करना है तो आप 4-5 मिलकर एक व्हाट्सएप ग्रुप बना लो REC बोल के, ठीक है, और उसमें आप कम्युनिकेट करते रहो।
हमारे साथ कम्युनिकेट करना पड़ेगा। तो उस ग्रुप में से कोई एक बोल दो कि भाई मैं बोल देता हूँ सर को या मोहित सर को या अनिल सर को कि हमारा सर ये ग्रुप बन गया और ये मेरा टॉपिक है और ये हम सबमिट कर रहे हैं, तो ऐसे आप कर सकते हो। अनुज चौहान ने बताया जो सिलेक्ट ग्रुप 1 में है वो 2 ग्रुप के स्टूडेंट को अपने ग्रुप में ऐड कर सकता है। अनुज आपकी क्वेश्चन में मुझको समझ में नहीं आया, आप फिर से एक बार रिपीट करोगे तो बेटर है, मैं देखता हूँ। Is there any specification for this? डिपेंड्स, अगर आप टॉप में सिलेक्ट हो रहे हो तो ऑब्वियसली आपको कुछ ना कुछ सर्टिफिकेट मिल सकता है। सर कैन वी डू दैट? क्या करना है? आप सबको करने के लिए ही बोल रहा हूँ। Is it compulsory to select them self topic? No, कंपल्सरी नहीं है आपको सेल्फी। आप अगर खुद टॉपिक ढूंढ रहे हो तो बेटर है, अगर नहीं ढूंढ पा रहे हो तो हमारे पास प्रॉब्लम बैंक है, उसी प्रॉब्लम में आपको काम करना पड़ेगा। लेकिन हमारे पास जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है उसमें इट मे बी नॉट रिलेवेंट टू योर चॉइस ऑफ और इंटरेस्ट, तो इसलिए हम हमेशा बोलते हैं कि अपना टॉपिक खुद सिलेक्ट करें। मोहित, व्हेन एंड हाउ वी विल इंटरेक्ट विद मेंटर? आपको मेंटर के साथ कहीं भी टाइम में आप इंटरेक्ट कर सकते हो, लेकिन आप ये करना कि रात के 2 बजे मत करना, क्योंकि हमारे मेंटर्स भी इंसान ही होता है। तो हमेशा वर्किंग आवर्स में आप कभी भी कर सकते हो मेंटर्स के साथ। उसके बाद अगर आपकी टॉपिक के ऊपर कोई भी जानकारी है, ड्रॉप अ मैसेज टू हिम, व्हेनेवर ही विल बी फ्री ही विल रेस्पॉन्ड। नेहा, हाउ आई कैन how I know which students are in this innovation program from next book? आप अपने, मैंने ऑलरेडी आंसर दे दिया हूँ, सब बच्चे अपने फैकल्टी से जाके पूछो और उनसे अपना ग्रुप का इंफॉर्मेशन ले, मतलब आपके कौन सा बच्चे सिलेक्ट हुआ है उसका इंफॉर्मेशन आपके ग्रुप में फैकल्टी मेंबर के पास है ऑलरेडी। आयुष वर्मा, आप कौन सी कॉलेज से हो? मेरे को पता नहीं है कि आपने ग्रुप से, मेरे कॉलेज से भी कोई नहीं है। आई डोंट नो आप कौन सी कॉलेज में हो। मैं, मेरे पास जो 20 कॉलेज की लिस्ट है वहाँ पे हर कॉलेज में बच्चे। हरेंद्र ने बोला कि it is compulsory to create group which is selected in 12,000। मेरे हिसाब से ये 1200 होंगे, तो हाँ हरेंद्र, ग्रुप क्रिएट करना कंपलसरी। ओके, व्हाट कैन बी द टॉपिक सर? दीपिका, टॉपिक आपको कोई भी एक रिसर्च टॉपिक, जैसे मान लो आप रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर काम करोगे, आप रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर आप कौन सी पर्टिकुलर डोमेन पे काम करोगे वो आपको चूज करना है। उस डोमेन पे आपको पर्टिकुलर एक एरिया चूज करना है और उस एरिया के ऊपर आप पर्टिकुलर एक प्रॉब्लम व्हिच यू आइडेंटिफाई। तो अगर यहाँ पे आपको कोई दिक्कत हो रहा है तो मेंटर विल हेल्प यू। अभिषेक, हाउ कैन वी नो हु इज सिलेक्टेड? मैंने ऑलरेडी अभिषेक आंसर दे दिया हूँ। मैक्सिमम कितने स्टूडेंट होंगे ये भी आंसर मैंने दिया हूँ कि मैक्सिमम 5 बच्चे आप ले सकते हो। वेयर वी कैन फाइंड रैट सिलेक्टेड स्टूडेंट इन माय कॉलेज? आप अपने मेंटर से पूछ सकते हो, ये भी मैंने आंसर दे दिया हूँ। सर जो सेम कॉलेज में है इसका भी मैंने बोल दिया हूँ, उनका टॉपिक अलग हो सकता है क्या? हाँ हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, एक ही कॉलेज में अलग अलग टॉपिक, क्योंकि एक कॉलेज में मान लो 50 बच्चे सिलेक्ट है, इसके लिए थोड़ी एक ही टॉपिक होगा, अलग भी टॉपिक हो सकता है, नो प्रॉब्लम। ठीक है सर, ऐसे में क्या क्या इंक्लूड करना है मैं फिर से बता रहा हूँ अभिषेक। ऐसे में आपको लिखना है एक टॉपिक के बारे में जनरलाइज व्यू, फिर जैसे वो टॉपिक के बारे में आपने लिख चुके होंगे तो उसके बाद आपको टॉपिक का पर्टिकुलर प्रॉब्लम डोमेन पे लिखना है, और प्रॉब्लम डोमेन के बाद आप कौन से प्रॉब्लम में फोकस कर रहे हो उस प्रॉब्लम के ऊपर लिखना है, और उसके बाद आपका इसका प्रपोज सोल्यूशन लिखना है। तो ये सारा चीज आपको देना है। सर मेरा फ्रेंड रैट सिलेक्टेड ग्रुप 1 में है और मैं रैट सिलेक्टेड ग्रुप 2 में हूँ, क्या हम दोनों एक ग्रुप में हो सकते हैं? देखो, रैट सिलेक्टेड ग्रुप 1 ग्रुप 2 बोल के कुछ नहीं होता है,
वो ग्रुप 1 हुआ था क्योंकि हमने उन लोगों को, इतने सारे लोगों को एक साथ क्लास तो नहीं ले सकते ना, तो इसलिए हुआ है। तो वो जो बन गया है उसको छोड़ दो, बाकी दूसरे दोस्तों के साथ विनीत आप ग्रुप बना लो। अगर नहीं हो रहा है तो आप उसी कोई भी एक ग्रुप में मोहित सर से बात करके आप जा सकते, कोई दिक्कत नहीं। कहाँ पे लिस्ट होगी? नीरज, VIT झांसी से आप बोल रहे हो, तो आपकी लिस्ट आपकी फैकल्टी के पास है ऑलरेडी, तो आप उनसे पूछ सकते हैं। शिल्पी बायोटेक्नोलॉजी लाइक सेल सिग्नलिंग आप कर सकते हो। आयुष का क्वेश्चन है सर, रैट सिलेक्टेड स्टूडेंट कैन मेक अ ग्रुप? यस, ओनली रैट सिलेक्टेड स्टूडेंट। शिल्पी BBA से है, कैन यू प्रोवाइड मी स्टूडेंट नेम फॉर ग्रुपिंग? नो, आप अपने फैकल्टी से वो लिस्ट ले लो, क्योंकि इधर 1200 बच्चे को एक एक करके ग्रुप पूरा लिस्ट हम दे नहीं, तो बेटर है आप वहां से ये कर लो, आपको मिल जाए। अनिकेश सर, प्रॉब्लम एग्रीकल्चर से भी हो सकता है। हाँ, हो सकता है अनिकेश, कोई दिक्कत नहीं है। व्हाट इज द डेडलाइन? अभिषेक, द डेडलाइन इज आपकी जैसे मैंने बताया कि आपका नेक्स्ट 7 डेज में आपको ये ग्रुप फॉर्म करके ये सबमिट करना, यही आपका डेडलाइन। आर्टिकल आर्टिकल मैंने ये बात भी पायल बता दिया हूँ कि आपकी आर्टिकल जो है आप इंडिविजुअली लिख सकते हो और ग्रुप में भी लिख सकते हो, लेकिन आपका जो ग्रुप बनेगा वो सारे के सारे ग्रुप में सेम ही आर्टिकल आप लोग आप करोगे, ताकि हमको कोई दिक्कत ना हो। कम्युनिकेट विद मोहित सर? मोहित सर से आप, इमरान, मोहित सर का नंबर ऑलरेडी अवेलेबल है। मोहित सर आप सबसे कांटेक्ट करते हैं, आप कोई भी आपके दोस्तों से पूछ लो, आपको मोहित सर का नंबर भी मिल जाएंगे, अनिल सर का नंबर भी मिल जाएंगे, या फिर मोहित सिस्टम में है, यू कैन ऑल्सो क्लियर हिज। विनीत सर, जिन्होंने रैट नहीं दिया है पर उनको गूगल शीट में ऐड करके इनवाइट किया था, वो भी ग्रुप में नहीं। देखो, जिन्होंने रैट नहीं दिया है, गूगल शीट में ऐड करने के बाद भी जिन्होंने रैट नहीं दिया है, वो लोग आर नॉट सिलेक्टेड, क्योंकि हमने पहले से ही इन लोगों को ऑलरेडी कर चुका हूँ कि जो रैट नहीं देंगे उनको हम सिलेक्ट नहीं करेंगे, जो रैट देंगे हम सिर्फ उनसे ही बात करेंगे, उनसे ही काम करेंगे। तो गूगल शीट में भी ऐड करने के बाद भी मैंने देखा हूँ, देयर आर कपल ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव नॉट अटेंडेड दैट। तो 3-4 बार आप लोगों को देने के बाद भी अगर आप रैट नहीं कर रहे हो तो जरूरत नहीं। वर्षा, दीपिका, हु इज आवर मेंटर? मैंने 3 बार नाम बता दिया, दीपिका, मोहित सर, अनिल सर, ये सारे के सारे आपकी मेंटर हैं। तो आपकी पर्टिकुलर कोई एक मेंटर नहीं है, आप ये सब मोहित सर, अनिल सर, ये सबसे आप कांटेक्ट करें। रिन्यूएबल एनर्जी, बायोटेक, एग्रीटेक के अलावा कोई टॉपिक नहीं चूज कर सकते हो आप। अंकित, मैंने ऑलरेडी आंसर दे दिया हूं कि आपकी जो क्वेश्चंस है वो रिलेटेड टू दिस टॉपिक ओनली होना चाहिए। MJPRU बरेली से आप जो बोल रहे हो कि आपके कोऑर्डिनेटर कौन है, आप हमारे जो वेबसाइट है वहां पे देखो, आपके कोऑर्डिनेटर की नाम लिखा हुआ है आपके कॉलेज पे। सर, द आर्टिकल शुड बी रिटन इन, मैंने ऑलरेडी आंसर दे दिया हूँ। अच्छा, और शायद किसी क्वेश्चन दिख नहीं रहा है। मैं सबको डॉक्टर मोहित का ये दे देता हूँ, मोहित वर्मा, उनका नंबर मैं दे देता हूँ, कॉन्टेक्ट मोहित वर्मा @
ये दोनों ईमेल आईडी मैंने यहाँ पे शेयर कर दिया हूँ सबसे। आप इस ईमेल आईडी पे कांटेक्ट करो, आपकी मेंटर आपको अवेलेबल मिल जाएंगे। चलो, थैंक यू वेरी मच। तो मैं इसी के साथ इस क्लास को आज खत्म करता हूँ। थैंक यू एवरीवन। और आपकी ये रिकॉर्डिंग सेशन जो है आपकी वेबसाइट में मिल जाएंगे, आपकी एप्लीकेशन में। आप बाद में भी इसको देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। थैंक यू एवरीवन।